अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत करने नहीं, निजाम बदलने आए हैं। न निजाम बदला न हुकूमत बदली, सरकारी ये जो तब्दीली की हुकूमत आई थी। मसाइल में जकड़ी हुई हुकूमत है। निजाम बदलेगा, कोई बेहतरी आएगी, हुक्मरानी बेहतर होगी। 17 महीने के अंदर जो गैलप का सर्वे है, जो इंटरनेशनल सर्वेज आए हैं, कहीं भी कोई बेहतरी डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रही इस हुकूमत में। इदारा शुमारियात, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है इस हुकूमत में। 2020 जनवरी 14.6%। हर चीज महंगी हो गई, दाल से लेकर प्याज तक हर चीज महंगी हो गई इस गवर्नमेंट के अंदर। खान साहब कहते थे कि मैं सियासी माफियाज के सामने झुकूंगा नहीं। आटे का बहरान, एग्रीकल्चर मुल्क है ये, चीनी का बहरान इस मुल्क के अंदर। एक कमेटी बनी थी, वाजिद जिया ने बना के रिपोर्ट भी खान साहब को दे दी। खान साहब नाम नहीं बता रहे, कह रहे कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक्सपोज नहीं करूंगा, पता है मुझे। जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार साहब, उनका हर कोई जिक्र कर रहा है, लेकिन खान साहब खामोश हैं। इत्तेहादी नाखुश हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ इनका सलूक अच्छा नहीं है। उनको जरदारी साहब याद आ रहे हैं, वो बेहतर सियासतदान लग रहे हैं उनको, चौधरी शुजात हुसैन को, चौधरी परवेज दिलाई को। कोई भी इनसे खुश नहीं है। खतरा इत्तेहादियों से नहीं, अपने लोगों से खुश है। अपने लोग, अपने वुजरा, अपनी पार्टी, अपने लोग। करप्शन की बातें, नौकरियां बिकती हैं, लोग खुद कह रहे हैं। ये कैसे अनाड़ी आ गए, कैसे ना तजुर्बेगार आ गए, न सलाहियत है न कुछ है, लोग अपने कह रहे हैं। क्योंकि अपोजिशन तो चुप है, खामोश है। कोई कंप्रोमाइज हुआ, कुछ हुआ? कहते थे कि शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं करेंगे, उन्होंने उन्हीं अखबार के ऊपर, सहाफी के ऊपर केस भी कर दिया। कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, पहले तो कहते थे नहीं करेंगे। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावा दिया मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, जीत के आए हैं कराची से। मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूं। उसी के साथ बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर कानूनदान है, सर मैं आपको वेलकम करता हूं। सर कुछ भी नहीं बदला 17 महीने के अंदर, आपके सामने है पूरी रिपोर्ट्स। में आपको क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, क्या कहेंगे? लेकिन जहाँ तक आप महंगाई की बात करते हैं तो हम तो इससे इंकार ही नहीं करते। महंगाई तो आई है और खान साहब ने खुद कहा है कि आप ये आएगी जब हुकूमतें, पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से जो कर्जे और जो सारी चीज़ें थी, उसके बाद अब हम ठीक करने में लगे हुए हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं, मेरे ख्याल है पहली गवर्नमेंट होगी जो हमेशा ये कहती है कि जो कह रही है कि भाई महंगाई बढ़ी है और महंगाई होगी, लेकिन थोड़ा सा आवाम को सब्र करना है और उसके लिए इक़दामात जारी हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2020 का जो साल है, अगले 3-4 महीनों में काफ़ी हद तक इस पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अब मैं आपसे कतन हुकूमती नुमाइंदा होने की वजह से या पीटीआई का एमपी होने की वजह से ये नहीं कहूँगा कि यहाँ बहुत सस्ती चीज़ें हैं और बहुत ही सस्ते दामों मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। हमें भी पता है ये बात, और ये खान साहब को भी पता है। और खान साहब उसी तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा एहसास प्रोग्राम, आपका हुनरमंद प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। और ये प्रोग्राम वो नहीं है जो सियासी लैपटॉप की तरह के जिसको चाहा दे दिया। मैं एज ए एमपी बैठा हूँ, मैं हल्फिया कसम खाने को तैयार हूँ कि हमारे साउथ से उन्होंने कर्जे दिए, हमें पता ही नहीं था किसको दिए किसको नहीं दिए। हमने सिर्फ अप्लाई करा है, लोगों में शऊर दिया, हमने लोगों के अंदर ये शऊर दिया आप अप्लाई करें, आपका हक है। जो भी नौजवान, चाहे उसका नून लीग से ताल्लुक है, पीटीआई से, एमक्यूएम से, किसी से भी है, वो अगर कोई अपना प्लान शुरू करना चाहता है तो वो उस्मान डारी की मिनिस्ट्री के तहत वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमें लिस्टें भी नहीं दी गई और आखिरी दिन गवर्नर हाउस में ये तकरीब हुई, खान साहब आए और फिर हमें लिस्टें दी गई। हमें इतनी खुशी हुई और हमें ये पता करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और हम खान साहब के साथ खड़े हुए, हमने खुद अपने हाथों से चेक्स दिए। तो कहने की बात है, प्रॉब्लम है इस मुल्क में, प्रॉब्लम आई हुई है, नो डाउट। महंगाई भी हुई है और लोग परेशान भी हैं। लेकिन ये जब कौमें बनती है ना, जब मुल्क बनता है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ इंग्लैंड कोई 100 साल में नहीं बना, 500 साल लगे इंग्लैंड बनने में। अब मैं आपको तो डरा नहीं रहा, हमें भी इतना लगेगा टाइम, आपको डरा नहीं रहा, तो एटलीस्ट 5 साल तो देना हमें। मैं तो 500 साल का 5 साल से 5 साल तो दें, डायरेक्शन पे आ जाए। और इंशाल्लाह खान साहब कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, आपकी बहुत सारी बातें आपने इंट्रो में कही
तो मेरा तो खुद भी ताल्लुक मीडिया से है, तो मैं समझ सकता हूँ आपका इंट्रो बड़ा खतरनाक था, मैं डर गया था, मैं कह रही है तो आपने मैंने कोई ऐसी चीज कही जिसको आपको एतराज हो? देखिए आपने देखिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस वक्त सिंध में बैठे हुए हैं। मैं बदकिस्मती इसलिए कहूँगा, सिंध बड़ा जरखेज सूबा है, सिंध पाकिस्तान का सबसे प्यारा सूबा है, कराची से हमें मोहब्बत है, यहाँ कैपिटल है सिंध का, लेकिन यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जिस महकमों में बेहतरी आनी चाहिए थी, तो पंजाब में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, लोग कह रहे हैं चीज़ें, सिस्टम्स बन रहे हैं, उस तरह से नहीं आई कि जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस तरह से कोई दूध की नहरें बहने लगी हों, लेकिन सिस्टम्स बनाने में टाइम लग जाता है। 60 लाख लोगों की कफालत का जिम्मा लिया है, उनको कार्ड इशू हो रहे हैं, हेल्थ कार्ड हर जगह हो गए हैं। सिंध में सिंध गवर्नमेंट हमें अलाउ ही नहीं कर रही। सर आप कह रहे हैं कि घबराए नहीं, सुन लेना, उसके अंदर 70% सूबे को देना होता है, 30% फेडरल गवर्नमेंट देती है, सिंध में वो हमें अलाउ ही नहीं कर रहे। सर आप कह रहे हैं कि घबराए नहीं, खान साहब कह रहे हैं आपके वुजरा घबराए जाते हैं, आपका शब्बर जैदी चेयरमैन एफबीआर घबरा के बीमार हो गया, आपकी टीम के लोग घबरा के बीमार हो गए। अल्लाह रहम करे, ये जो बीमारी होती है। नहीं सर, मैं घबरा के बीमार हो गए। टारगेट आपने 5,500 अरब रुपए का टारगेट अचीवेबल ही नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं। देखिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं, मैं एक मीडिया चैनल के लिए काम करता था, तो जस्ट उस वक्त मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, तो मेरा जो बॉस था सीईओ, वो मुझे टारगेट्स बनाने को कहता था। वो एक अपने टारगेट देता था, एक मैं अपने टारगेट बनाता था, लेकिन मुझे उस सीईओ के टारगेट देख के ना मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो जाती थी। लेकिन जब आप बड़े टारगेट सेट करते हैं ना, जब आप बड़ा सोचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ा ही होता है। अगर मैं सोचूंगा ही 2 रुपए का, तो मैं हो सकता है 50 पैसे 1 रुपया कमाऊं, लेकिन जब मेरी सोच ही होगी कि मुझे 10 रुपए कमाने हैं, तो 5-6 रुपए तो मैं अचीव कर ही लूंगा। लेकिन टारगेट्स हमेशा से अपनी होप, एनर्जी, हमेशा से मैं हमेशा से इस कायम में रहा हूं कि कोई मुझे कहता ना ये काम नहीं हो सकता, मैं जानबूझ के फिर वही काम शुरू करता हूं। ठीक है सर, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि 5 साल दिए जाएं हमें, 17 महीने में नहीं पूछे, 5 साल के बाद पूछें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, वोट से हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, फिर हम आवाम के पास जाएंगे। आपको भी 5 साल मिले, पीपल्स पार्टी को भी 5 साल मिले, हमें भी 5 साल दिए जाएं, क्या कहेंगे? सियासतदान ऐसे तो नहीं कहते। जरदारी साहब हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने 5 साल, और जब हम हुकूमत में आए तो आपको याद होगा कि कत्लो गारत गरी आम थी, अब बदअमनी इतनी बढ़ चुकी थी कि रोज़ डेली कराची में 50-60 लोग मरते थे। और हमने तो आके नहीं कहा कि ये पिछली जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं यहाँ पे, उन गवर्नमेंट्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। हमने पहले दिन से मेहनत करना शुरू की और हमने अचीव किया। हमने अमन व अमान दिया, कराची समेत मुल्क भर में अमन व अमान कायम किया, महंगाई को कम किया। और इस तरह भी आपने कहा ना कि कुछ बदला नहीं, मैं कहता हूँ सब कुछ बदल गया है। मियाँ नवाज शरीफ ने जब हुकूमत छोड़ी है, PMLN ने, उस वक्त महंगाई इतनी उरूज पे नहीं थी, इतनी आज है। इन्होंने उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में गए हैं, बेहतर करना था इन लोगों ने, बेहतर नहीं किया। और मैं बहुत सख्त बात बोलने वाला हूँ मीर साहब कि ये वो लोग ही नहीं है, ये आए ही पाकिस्तान को तबाह करने हैं। ये स्टेटमेंट ये आप रिकॉर्ड पे रखें, ये 5 साल के बाद चलाइएगा। 5 साल के बाद जब ये सब भाग जाएंगे, ये पेशन गोई आज, ये सब भाग जाएंगे और ये पाकिस्तान को दिवालिया बना के भागेंगे। पाकिस्तान ये वो चेहरे ही नहीं है, ये वो लोग ही नहीं है, ये गुफ्तार के गाजी हैं। इनसे आप बातें करवा लें, इनसे आप फलसफे, बड़ी बड़ी बातें। इमरान खान साहब आते हैं, ऐसे लगता है जैसे इस्लामिक स्कॉलर भी यही हैं, न्यूटन भी यही हैं, और जनाब साइंसदान भी यही हैं, बड़े बड़े मुहक्किक, मुदब्बिर और मोहतशम अलकाब जिस तरह वो अब यूज़ करते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि मैं अब आगे क्या बोलूँ। तो ये लोग, ये वो चेहरे ही नहीं है जिनसे गवर्नमेंट चल सकती हो, ये वो लोग ही नहीं है जो पाकिस्तान लेकिन मैंडेट तो है ना, देना चाहिए ना टाइम, वोट लेकर आए हैं ना। इंजीनियर्ड मैंडेट है, इंजीनियर्ड मैंडेट। सर आपको मिले तो इलेक्टेड, ये सिलेक्टेड, मैं डबल स्टैंडर्ड क्यों? पता देखें कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा? ये इसका फार्मूला है। हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो मैंडेट है वो इंजीनियर्ड है, आप पाकिस्तान के लोगों के वोट से मुंतखब होकर आए, आप उनको जवाब दें। इसका पता ऐसे चलता है कि जब आपको वाकई पता होता है कि मैं पाकिस्तान के लोगों के वोट से मुंतखब होकर आया हूं, तो फिर आप वोट की इज्जत भी करते हैं, फिर आप डिलीवर भी करते हैं, फिर आप तावीलें पेश नहीं करते कि जी पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सब्र करो, सुकून कब्र में है। ये नहीं कहते आप, ये भी नहीं कहते कि मैं 100 दिन के अंदर ठीक कर दूंगा, फिर कहते हैं अब हमें टाइम चाहिए। भाई मैंने कहा था, आज आप कह रहे हैं 5 साल चाहिए, 500 साल की जगह 5 साल चाहिए, लेकिन 100 साल का जो 100 दिनों का जो आपने दिया था, गवर्नमेंट है सर, कहा था आप इस असेंबली का हिस्सा हैं। अगर इस असेंबली को जाली समझते हैं तो इस असेंबली का आप हिस्सा क्यों है? नून लीग, देखें बुनियादी तौर पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है सर। ये बावजूद इसके कि हमें मालूम है
कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के रियासती इदारों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वो स्टेप कभी नहीं उठा सकते जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी थोड़ी सी भी जज्बाती सियासत अगर हम करना शुरू कर गए या हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो हो सकता है कि इस मुल्क में जो खान साहब कह रहे हैं ना कि निज़ाम बदल नहीं है, ये वही निज़ाम, ये जमहूरी निज़ाम को लपेटने की बात कर रहे हैं। तो हम ये सब समझते हैं और हम इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI फजलुर रहमान, इस तरह की और जमहूरी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम ये उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे कि आप पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को लपेट कर यहाँ पे कोई सदारती निज़ाम या किसी और किस्म का कोई निज़ाम लेके आएँ जिसकी पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश ना हो। इसलिए हम ये इनकी साजिशों को समझते हैं और हम बड़ी मुदब्बराना, बड़ी समझदारी के साथ सियासत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम इनको बेनकाब करेंगे। और हम ये भी आपको बता दें कि ये पाकिस्तान को तबाह करने आए हैं, जो इनका एजेंडा है। हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह बचाएंगे, पहले भी बचाया है, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बैरिस्टर साहब, इनको तो हम चोर भी कहते थे, इनको हम डाकू भी कहते थे, सब कुछ भी कहते थे, इनको चलो अवाम ने रद्द भी किया, आज ये नहीं भी मारने सब कुछ, लेकिन इनकी 17 महीने की कारकर्दगी भी आपके सामने। अब इनको मौका नहीं मिल रहा बातें करने का, तनकीद करने का, अब इनको मौका मिल रहा है कि ये इनकी नाकामी पे बात करें, सियासत करें और मौका ढूंढे कि ये अभी इक्तदार में। देखिए, एक इस हुकूमत को अगर एक क्रेडिट जाता है तो वो ये ज़रूर जाता है कि हर चीज़ पे यू टर्न ले लिया। इलेक्शन के से पहले कुछ और कहते थे, इलेक्शन के बाद कुछ और कहते थे, हर चीज़ पे यू टर्न ले लिया, एक चीज़ पे खड़े रहे, और वो ये था कि पहले भी पाकिस्तान को आज तक जिसने ख़राब किया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, और इनकी हुकूमत में का 1 साल गुजरने के बाद भी इस वक्त भी जो मुल्क के अंदर ख़राब हालात हैं उसका जिम्मेदार अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस एक ये पॉइंट पे यू टर्न नहीं लिया, बाकी तमाम चीज़ों पे यू टर्न है। 17 महीने की जो हमने कारकर्दगी देखी, इम्तियाज़ मीर साहब आप देखें, सिर्फ दे हैव प्लेड टू द गैलरीज, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया के ऊपर शोर मचाया गया है, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाया गया है, कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं आया। जैसे आपने खुद शब्बर जैदी साहब की बात की तो टारगेट दिया और 387 बिलियन, इतना शॉर्टफॉल आज तक नहीं हुआ। मैं तो बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, इतना बड़ा शॉर्टफॉल टारगेट के बीच में, और एंड टाइम पे जब बजट आने वाला है तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब 1 साल के बाद FBR के हेडक्वार्टर गए और उसके ऊपर नाराज होकर शब्बर जैदी साहब जो हैं, वो जैसे चौधरी निसार साहब की तबीयत खराब होती थी उसी तरह शब्बर जैदी साहब की भी तबीयत खराब हो गई, वो भी चले गए। अभी तक आप देखें, एहसास प्रोग्राम ले लें, कामयाब जवान प्रोग्राम देख लें, क्या ये प्रोग्राम्स कभी मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस भी लाते हैं? कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म ये लेके आए हैं? कुछ भी नहीं है ऑन द पेपर। अभी तक ये लोग सिर्फ सीख रहे हैं, अभी तक सिर्फ देख रहे हैं कि हमने करना क्या है, कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर आपने 10 साल आउट किया है सद उमर को, ही इज गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद उसको न्यूयॉर्क भेजा कि आप जाएं IMF से मुज़ाकरात करें। जब वो कुछ बातों पे IMF के साथ अड़ा, आपने पीछे वो बेचारा भेजा हुआ है उसको निगोशिएट करने न्यूयॉर्क, पीछे से उसको तब्दील कर दिया और आप नया बंदा लेके आ गए। तो लोग चेंज करते जा रहे हैं, टीम्स चेंज करते जा रहे हैं, जिन लोगों को ला रहे हैं उनको वो इतने एफिशिएंट ही नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही नहीं है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान रेलवेज का क्या हाल बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है, FBR का क्या हाल बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है, SECP का हाल बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है, और वो नजर आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितना मौका शायद इनकी हुकूमत के पास, क्या ये इदारे इनको सही मिले थे? किस हालत में इनको इदारे मिले थे? किस हालत में इकोनॉमी मिली थी? किस हालत में इनको मुल्क मिला था? ये भी तो देखा जाए ना। आपने मुल्क इनको किस हालत में दिया? जब आप इनसे अकाउंटेबिलिटी करते, आप इनसे पूछते, आप इनके ऊपर तनकीद करते हैं, किस हवाले से इनको आपने मुल्क दिया था, आज आप इनसे अकाउंटेबल कर रहे हैं। लेकिन इनको टाइम तो दिया जाए, ये चीज तो पूछी जाए ना। बिला वजह आज आप इनको नाकाम कर रहे हैं। सर जी, बैरिस्टर साहब, सर मैं ब्रेक के बाद हो नाज़िर, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद नाज़िर, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हाँ, तो इनको भी टाइम तो मिलना चाहिए बैरिस्टर साहब। सारे इत्तेहादी, माफियाज, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग इनके पीछे पड़ गए हैं कि बस 17 महीने में हुकूमत को इनको जाना चाहिए। बेसब्री तो नहीं होनी चाहिए, कुछ वेट करें। सर देखें, हम मैं ये नहीं कहते कि कुछ 17 महीने में ये यहाँ को अमेरिका बना देते या इंग्लैंड बना देते पाकिस्तान को, लेकिन 17 महीने में हमने ये ज़रूर देखा कि एक इम्पॉर्टेंट तरीन मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स का, वो कहता है कुलभूषण यादव तो इंडिया चला गया ना, वो जाके राज खोलेगा।
क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं वो कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन में उर्दू में तकरीर कर दी, देखें हमारी इज्जत अफजाई कर दी। इस तरह की बूंगियां मारी गई फेडरल कैबिनेट की तरफ से, जिनको देख के कई दफा बड़ा शक हुआ कि क्या ये डिजर्विंग भी हैं कि एक 14 या 15 ग्रेड की नौकरी दी जाए, बट फेडरल मिनिस्टर हैं। और किस तरह इनएफिशिएंसी से हुकूमत चलाई गई। वजीर आजम साहब वो जहाँ जाते हैं वो अपनी मर्जी से बातें कर देते हैं, कभी वो नर्सिस को हूरें बोल देते हैं, कभी वो कहते हैं मुझे टीका लगा तो बड़ा मजा आया, कभी उनकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है वो कहते हैं मेरा इसमें गुजारा नहीं हो रहा, तो दे आर नो लॉन्गर इन ऑपोजिशन। वो बात समझ आ रही है कि 17 महीने बाद भी यही कहते हैं भाई पीपल्स पार्टी ने कर दिया, नून लीग ने कर दिया, कुछ आप बता दें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपने क्या किया। इम्तियाज मीर साहब, मैं कानूनदान हूं तो जाहिर है कानून से मेरी एक लॉयल्टी है और तमाम लोगों की आइन के अंडर होनी चाहिए। एक 2005 का एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेप्ट लिमिटेशन एक्ट, जिसके अंदर आप जो कर्जा है मुल्क के अंदर वो 4% से ज्यादा नहीं ले सकते। मैं आपको कह रहा हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक वो लॉ वायोलेट कर चुके हैं। 36% जीडीपी के अगेंस्ट कर्जा ले लिया है। जहां 29 ट्रिलियन पे कर्जा खरा था वो 42 ट्रिलियन पे आ गया है। तो 17 महीने में अगर 29 ट्रिलियन को 25 ट्रिलियन नहीं कर सकते थे तो 41 ट्रिलियन तो ना करते। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। और मेरे भाई, कुछ मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं। मेरे भाई कह रहे थे यहाँ पे कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो सिलेक्शन और इंजीनियरिंग तो हमने अभी तब भी देखी थी जब 6 मिनट के अंदर अंदर एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था और 6 मिनट के अंदर ये भी हो गया था और नहीं भी हो गया था और लंदन से जो है वो अहकामात आए थे कि इसको आप पास करवाएं। और उसके बाद मैं नहीं कहता कि कोई डील हुई है, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि कोई डील कोई ना कर सकता था, लेकिन ना कर सकता था इसके ऊपर कोई किसी ने की ना, इस पे तो कोई ना ही नहीं कर सकता था। इम्तियाज मीर साहब, आप देखें कि मैं नहीं कहता डील हुई है, लेकिन कुछ इंप्रेशन तो है। हाँ ठीक है सर, मैं आता हूं। आपकी पॉलिसीज ऐसी थी, मौशी पॉलिसी, जिससे बहरान बढ़े हैं, कुछ डायरेक्शंस ऐसी थी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात बताऊं कि ये पहली गवर्नमेंट है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम को बता रही है और आवाम की रसाई है कि कोई छुपाया नहीं जा रहा कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, कितना कर्जा था, कितना दिया जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। इससे पहले आप मुझे बता दें कि जब से हमने प्रॉपर अपोजिशन करना शुरू की 2011 के बाद से, उससे पहले आप मुझे बता दें आवाम को पता भी नहीं होता था कि हमने कितना कर्जा लिया है, कितना वापस देना है, हमने कर्जे की आड़ में वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ है। आप इनके फाइनेंस मिनिस्टर को उठा लें, साग डार को, वहाँ उनके अपने मिनिस्टर तक उनकी रसाई नहीं थी। और हाल तो ये था कि उनके अलावा इंफॉर्मेशन भी किसी को नहीं होती थी। अब पहला हमारे असद उमर साहब थे, सारी चीजें वो खुल के बताते थे कि इस वक्त हुकूमत को क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अब खुल के बताओ तो प्रॉब्लम है, ना बताते तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई है। मैं आपके प्रोग्राम में एक्सेप्ट करता हूं महंगाई हुई है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लगे हुए और जिस तरह से हम लगे हैं इंशाल्लाह परमानेंट बेसिस के ऊपर इस मुल्क के अंदर ये जड़ों में जो भी करप्शन या जो चीजें सरायत कर गई थी और ये जो माफिया सरायत कर गया था, इंशाल्लाह हर माफिया के खिलाफ लड़ेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को सब पता है क्या माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं सर? नहीं, लड़ तो रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात, कहां माफिया? तो अभी आपकी पार्टी के अंदर भी है सर। देखिए, मैं अपने शुगर माफिया या आटा माफिया या आपकी पार्टी जो के अंदर हमारी भी पार्टी में भी है ना, वो भी नहीं बचेगा सर। कैसे? खान साहब किसी को नहीं छोड़ेंगे, किस पे हाथ हमारी चलाए? पार्टी में भी है। कैसे रोका है? देखिए मेरी बात सुनो, अब खान साहब आएंगे, हाथ में छड़ी लेंगे, यूं करेंगे, सारी दुनिया तो चेंज नहीं हो जाएगी ना सर। अपनी पार्टी लगे के अंदर तो रोके ना हर सर, डिपार्टमेंट में। और यही बात इन्होंने बोला एफबीआर के कल की रिपोर्ट के शेख रशीद ने क्या कि माफिया जीत गया। 26 या 28 लाख, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, आपके टैक्स फाइलर हो गए। हाँ। और कितने थे पहले इनकी गवर्नमेंट में? हाँ। थोड़ा आपको आइडिया है कितने थे? 18-19, इससे भी कम। हाँ। तो यार, आपको चीज में अगर कोई बेहतरी आती है तो उसको एक्सेप्ट तो करें। हाँ। मैं तो कह रहा हूं महंगाई हुई है तो आप भी एक्सेप्ट करें कि भाई उसमें बेहतरी आई है। बजट खसारा बढ़ गया ना 8% से बढ़ गया। देखिए सर जी, एक तरफ आप ये भी देखें, 2020 तक और खास तौर पे मैं अगले 3-4 महीने के अंदर आपको वाकई आपको माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं 5 साल का मैंडेट मिला है, भले ही हमें सिलेक्टेड बोले, कुछ भी बोले, हम अपने तौर पे अपनी डायरेक्शन, अपनी चीजों पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। एडवाइजरी आपने देखा होगा, ठीक है, ये एमक्यूएम को भी नजर नहीं आती, काफ लीग को भी नजर नहीं आती, बीएनपी को भी नजर नहीं आती, जीडीए को भी नजर नहीं आते, आपके वजीर को भी नजर नहीं आती, शेख रशीद को भी नजर, इन लोगों को भी नजर नहीं आती। इनको छोड़े, ये तो अपोजिशन है। सर एमक्यूएम नहीं, ऐसा नहीं है। अपोजिशन की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपोजिशन की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हमें से कोई इनकार नहीं है। रही बात आपका, हमारे जो इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम है, मुस्लिम कायदे आज़म, सब कुछ है। देखिए
दो पार्टनर्स होते हैं ना, किसी कंपनी के भी दो पार्टनर्स होते हैं, उनके दरमियान भी थोड़ा बहुत मसले मसाइल होते हैं, मसले मसाइल है किस चीज हल हो में? जाते हैं। हाँ, ये किस चीज? गिव एंड टेक पे, नहीं, गिव एंड टेक, डायरेक्ट पैसे मांग रहे हैं, देखिए उनके उन ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सर मसला तो पैसों का ही है, वर्ड सर, इस्तेमाल नहीं और करता, क्या उनके ब्लैकमेल देखने का जाविया क्लियर बात हमारा करें, अलग आवाम है। से- अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख लें, चाहे वो एमक्यू में, चाहे मुस्लिम कायदे-ए-आज़म में, या जो भी है, आप देख लेंगे अभी तक हमारे साथ हैं, तरक्याती फंड्स, साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। तरक्याती फंड, देखिए, तरक्याती सियासी रिश्वत है। एमएनए एमपीए का मांगना या उसके बारे में बात करना, देखिए मैं ऑपोजिशन में हूं ना सर। मैं आज हल्फन 1.5 कहता हूं, मैं हल्फन कहता हूं, हमें दिया हो, मैं हल्फन कहता हूं, हाँ। तरक्याती फंड्स के पीछे कमीशन होती है, मैं हल्फन कहता हूं। होती होगी, होती क्या? होती है। देखिए आपस की बात है, ये मजा मैंने भी सर, चखा नहीं मैं है। आपको बताना, मैं ना आपको क्या फंड्स मिले, ना अभी इस मुसीबत में पड़ा हूं कि कोई वो चीजें हो कि हमें तो फंड देंगे आपको नहीं। पता है इत्तेहादी, फंड देंगे नहीं। क्या इत्तेहादी कभी जमहूरियत अवाम के लिए लड़े हैं या अपने लिए लड़ते हैं? देखिए मैं अगेन आपको ये बोलूंगा, देखें एक तो मेरा आप एंकर्स साहब से और जितने होस्ट होते हैं इनसे मेरा हमेशा यही होता है कि अब आप मुझसे पंजाब की बात यहाँ कर रहे हैं। अंदर पंजाब की तो नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम है ना। मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि भाई एमक्यूएम यहाँ कराची के फंड्स पे, कराची के मसाइल के ऊपर इस्लामाबाद से कोई एमएनए, चाहे हमारा पीटीआई का भी, उसे क्या पता। आप कराची की बात कराची वालों से करें, जो हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, जो कराची के लिए फाइट भी कर रहे हैं। आप ये हैरान होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेक्स्ट मंथ क्या वो महीना आ गया है, अभी कई ओवरहेड ब्रिजेस, कई अंडर बाईपासेस, इसका आरओ प्लांट्स का, अब मैं आपको अपने हल्के का बताऊं, जो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, हमने पीछे पड़े प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अब डिसैलिनेशन प्लांट हमारा लग रहा है, हमने बाकायदा पीछे पड़ के, मैं अपने एरिया के अंदर, मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी जब नीयत साफ होती है ना, आप काम कर लेते हैं। मैंने डीएचए सीबीसी के साथ मिलकर अब हमारी सारी वायरिंग अंडरग्राउंड होने जा रही है। जब एक इलाका हो सकता है, मैं और आफ्ताब भाई अपने तौर पे लगे हुए हैं, अभी हमने समंदर में, आपको पता है सारा गंद, सारा वेस्ट समंदर में जाता था, वो भी इंशाल्लाह उसका भी टेंडर हो गया है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, लग जाएगा। ये कोई पहले क्यों नहीं हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एहतजाज किया, हमने जाके मीटिंग्स की, उनको बताया। तो इसी तरह ऑपोजिशन में रह के भी बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं अगर आपकी नीयत साफ हो। ठीक है सर, गवर्नमेंट की नीयत है काम करने की, कि हम काम करना चाहते हैं, मसाइल हैं, वसाइल कम है, हम करना चाहते हैं, हम करेंगे हैं। खान साहब चाहते हैं, माफियाज पे हाथ डालेंगे, रोकेंगे, इत्तेहादी हैं इनके साथ। झगड़ा सारा आपको पता है किस चीज का होता है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भी एक इनकॉम्पिटेंसी की बहुत बड़ी मिसाल है। या तो आपने पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपको पता था अगर, और आप इतने बड़े अफलातून थे, तो फिर आप इलेक्शन से पहले जब आप जलसे करते थे और लोगों से वोट मांगते थे, तो उन्हें बोलते कि भाई देखो, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई छड़ी नहीं है, मैं यूं घुमाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। तो ये पहले उनको बताना चाहिए था। आपने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने कहा जी एक दिन बस वजीर आजम बनेगा इमरान खान और दूसरे दिन पे पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी और शहद की नहरें बहेंगी और यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ख्वाब बेचे, और उन ख्वाब बेचकर आप जब उस मसनद पे आप लोगों को बिठाया गया, तो फिर आप लोगों ने कोई चीज डिलीवर नहीं की। अभी भी आप कह रहे हैं कि जी 6 महीने के बाद देखेंगे। ये जो 6 महीने के बाद वाला स्टेटमेंट है, ये हम पहले दिन से सुन रहे हैं। 6 महीने खत्म हो गए, दूसरे 6 महीने खत्म हो गए, तीसरे 6 महीने यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इनसे, मैंने पहले भी अर्ज कर दी कि मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है, ना पाकिस्तान के लोगों को है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों के वीडियोज बने हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कहते हैं हमारी तौबा हो गई है, हम नहीं कर सकते ज्यादा सब्र। लोगों को सर खाने के लिए नहीं है, मासूम बच्चों को पीने का दूध नहीं है, माएँ खुदकशियां कर रही हैं, लोग मजदूर एक जो है उसका, जब वजीर आजम का गुजारा नहीं होता 2 लाख रुपए माहाना में, तो 15,000 रुपए में मजदूर का गुजारा कैसे होगा? किसी ने सोचा है उसका? आपने पहले दिन से आपका एक ही मसला रहा है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये आपका मसला रहा है। ये मुल्क का मसला नहीं है। खुदा के वास्ते आपको जो करना था, आपको तो खैर क्या ताकत थी, इदारों ने जो करना था वो किया, पाकिस्तान के दुश्मनों ने जो करना था हमारे साथ किया। हम उसको फेस कर रहे हैं, अदालतों में फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में फेस कर रहे हैं, बीमारी की हालत में भी फेस कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया?
आप लोगों का जो असल काम था पाकिस्तान को डिलीवर करना, क्या आपने किया है डिलीवर? आपने नहीं किया। अभी आपने एक सवाल पूछा ना कि इदारे पहले कौन से इदारे कहां पे थे, तो ये जिस केस के अंदर शेख रशीद साहब को चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपका इदारा तबाह हो गया। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, शेख रशीद की बात पे आता हूं कि डिलीवर का आपको रिजाइन करना चाहिए था। कितने लोग जो है ना, जो जिस तरह जो है ना उस हादसे के अंदर गए, उस पर रिजाइन देना चाहिए था। ब्रेक के बाद आता हूं, नजर ब्रेक का टाइम को। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, माफिया तो हर पार्टीज के अंदर होते हैं, हर किसी के मुफादात होते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर देखें, उनके अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं, नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं, इनके यहां भी अंदर ऐसे लोग बैठे हैं। कोई ऐसी पार्टी मुल्क के अंदर नहीं है जिसके अंदर माफियाज नहीं हो, जिसके अंदर ठेकेदार नहीं हो जो पार्टियों को चलाते हो। इस मुल्क के अंदर सेनेटरशिप भी बिकती है और यहां तो एमएनएशिप भी बिकती है, सबको पता है। क्या कहेंगे आप? मीर साहब, मैं आपकी इस बात पे आता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूंगा कि जिस केस के अंदर शेख रशीद साहब को बड़ी डांटा भी चीफ जस्टिस साहब ने और कहा कि आपको इस्तीफा भी देना चाहिए, उसी केस में वो जो बुनियादी तौर पर एक ऑडिट रिपोर्ट आई रेलवे की, जिसमें ये लिखा है कि 2013 में जो रेलवे का ओवरऑल रेवेन्यू था वो 14 बिलियन था, और जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी है 2018 में तो वो 14 बिलियन से 40 बिलियन तक गया है। उसी तरह फ्लीट रेवेन्यू जो है वो 1 बिलियन था, और 1 बिलियन से हमने जब हैंडओवर की इनको गवर्नमेंट, तो उस वक्त 12.53 बिलियन पर हमने उसको फ्लीट रेवेन्यू को छोड़ा है। बाद में उन्होंने क्या उसका बुरा असर कर दिया और 4% लेके आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जिस तरह आपने कहा कि माफियाज होते हैं, ये होता है। अभी इमरान खान साहब ने कुछ दिनों पहले कौम से खिताब किया था, और उस कौम से खिताब में उन्होंने कहा था कि जी मैं एक बहुत बड़ी जीआईटी बना रहा हूं और मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, पूरा जो भी गुज़िश्ता अदवार में जो कर्ज लिया गया और जितने उनको सिक्योरिटीज के ऊपर पैसा खर्चा हुआ, ये सारा मैं एक बहुत बड़ी ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा। क्या हुआ उसका? वो रिपोर्ट बनी क्यों पीछे हट गए? सिर्फ इसलिए कि इनको पता है कि जो भी पिछली गवर्नमेंट, जो हमारी हुकूमत के माफियाज थे, पीपल्स पार्टी के माफियाज थे, वो सब मिलकर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में जमा किए हुए माफियाज, और अब वो माफियाज मुल्क चला रहे हैं। जब आप हमारी और पीपल्स पार्टी हुकूमतों में शामिल माफियाज को अपनी हुकूमत में शामिल करेंगे और फिर आप कहेंगे जी जब कप्तान ठीक होता है तो नीचे सब कुछ ठीक चलता है, वो फार्मूला अब नहीं चल रहा है। कप्तान ठीक है, नीचे अगर माफियाज हैं तो काम नहीं चल रहा। लेकिन मैं तो समझता हूं कि पहले हमारे ऊपर इल्जाम है ना कि हमने करप्शन की, इमरान खान साहब ने तो करप्शन करने के लिए भी लोग रखे हुए हैं। तो ये ओवरऑल जो आखिर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो इमरान खान साहब के ऊपर आएगी। ये कह रहे हैं कि बेनकाब होने वाले हैं लोग, और वो लोगों के सामने जो है वो बेनकाब होंगे माफियाज। तो मैं समझता हूं कि अगर वो उनको बेनकाब करना खान साहब शुरू करेंगे तो एंड में खान साहब का नाम आएगा, क्योंकि उनके सरबरस्त और सरगना इमरान खान साहब हैं। तो ये आप मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरफ आपको नहीं लेके जाना चाहिए। आए पहले भी हमने, अब हम आज भी अपनी उस बात पे स्टैंड करते हैं, बावजूद इसके कि हमें आपने तकालीफ दी, बावजूद इसके कि आपने हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, लेकिन हम स्टैंड करते हैं इस बात पर कि आए मिलकर एक मुआशी तौर पर पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए एक मुआहिदा करते हैं, और आए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, आम आदमी की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के लिए आए मिलकर काम करें। लेकिन एहसाब होगा, एहसाब करें। किसने मना किया? अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी करें, चोरी नहीं छोड़ी जाएगी। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं कहेंगे पैसा जिसने खाया उसको छोड़ा जाए, ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, ये अकाउंटेबिलिटी होगी, एहसाब होगा। देखें हमारे उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, सौदेबाजी नहीं होगी। क्या हम जब हुकूमत में थे, क्या जब हम हुकूमत में थे 2/3 मेजोरिटी के हामिल थे, क्या हम उस वक्त ये कानून साजी नहीं कर सकते थे? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं की आपने? मिलकर क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, आपने भी नहीं की, पीपल्स पार्टी, दोनों नाकाम हुए। नहीं, दोनों एक दूसरे पे मुकदमा किए। हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हम समझते थे कि हमें इस मुल्क के इदारों से, इस मुल्क की अदलिया से इंसाफ मिलेगा। हमारे दिल में चोर नहीं था, हमने करप्शन नहीं की थी, हमारा दामन साफ था, तो हमने इस तरह के इदारे को खत्म नहीं किया। जिनका दामन साफ नहीं है वो रोज तावीलें पेश कर रहे हैं कि जी 50 करोड़ तक तो करप्शन चलती है, उसमें नेब जो है ना उसको हाथ नहीं लगा सकती। ये क्या हम देख रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि हमारा दामन साफ था, इसलिए हमने बेहतर अंदाज में डिलीवर किया। अब इनकी बारी है, अब ये डिलीवर करें, लेकिन मुझे उम्मीद है आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो आप इनके ऊपर तनकीद करेंगे, अगर अकाउंटेबिलिटी ये करेंगे तो आप जमहूरियत को चलने नहीं देंगे, फिर आप तनकीद का निशाना बनाएंगे, फिर जमहूरियत सही नहीं है, जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मेरा एतराज एहतसाब पर नहीं है, मेरा एतराज इंतकाम पर है। कैसा एहसाब चाहिए? आपकी पसंद का नहीं। देखिए बुनियादी तौर पर अगर आप
कह रहे हैं कि हमने नेब ने जो हमारे ऊपर केसेस बनाए हैं, जितने भी केसेस बनाए, किसी एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिमार्क्स दिए हैं, किसी एक केस में भी ये हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं ले आ सके। आप बगैर सबूत के अगर लोगों को अंदर रखेंगे, अभी शाहिद खान अब्बासी के साथ क्या हो रहा है, अभी राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, आप अगर इस तरह का एहतसाब करेंगे तो इस तरह का एहतसाब हम नहीं होने देंगे, हम इसको इंतकाम कहेंगे और हम क्या, पाकिस्तान के लोग इसको इंतकामी सियासत कहेंगे। हाँ, आप ऐसा एहतसाब करें जो एहतसाब नजर आए। आप ये नहीं हो सकता, खान साहब कहते थे पाकिस्तान में 2 कानून चलते हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए। हम कहते हैं पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए, नवाज शरीफ के लिए भी वही कानून होना चाहिए, तो फिर तरीन के लिए भी वही कानून होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ के लिए एक कानून और तरीन नाअहल बनकर भी, नाअहल तरीन बनकर भी कैबिनेट के फैसले भी करे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करे, ये भी बता दे कि इंपोर्ट होने वाली है, एक्सपोर्ट होने वाली है, और सारे जो हैं वो स्याह सफेद का मालिक बना रहे और उसको सुप्रीम कोर्ट नाअहल भी करार दे चुकी हो। ये 2 पाकिस्तान तो नहीं चलेंगे। क्या नए पाकिस्तान मुल्क के अंदर एक तो एतमाद नहीं है इदारों के ऊपर, कोई इदारा बनाया भी नहीं इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का, जिसके ऊपर सबका एतमाद हो कि हां अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी। ऐसा इदारा भी मुल्क के अंदर इन सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने, 2 बड़ी सियासी जमातों ने नहीं बनाया। ये हमेशा एहसाब से भागते हैं, एक या तो इसको कहते हैं ये इंतकाम करते हैं। क्यों, क्या वजह है? सर 2 पार्टियों ने किया, तीसरी पार्टी भी कोई नहीं। अभी तो इनको 17 महीने, इनका तो नाम नहीं सर, मैं 2-3 मिसालें दे देता हूं। मैं सर जुल्फी बुखारी साहब को टूरिज्म कमीशन बनाया, उसका चेयरमैन लगा दिया गया। मुझे जरा बताया जाए ना, उन्होंने टूरिज्म के ऊपर कितनी किताबें लिखी, कितने बड़े वो एक्सपर्ट थे। इब्रारुल हक साहब को इस तरह देखे ना, लोगों को जब आप अपने क्रूनीज को फिट करते हैं, नून लीग ने भी इस तरह किया, कई सहाफियों को एम्बेसडरशिप्स पे भेजा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किया। तो अदारे तो स्ट्रेंथन करने से बनते हैं। वो अदारे जब आगे से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ कहीं भूल जाते हैं तो फिर उनकी शामत आती है, फिर उन अदारों को खराब भी किया जाता है। आप इवन अगर आप देख लें कि नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में जिस तरह अदारे चल रहे थे, पीटीआई के दौर में किस तरह मुख्तलिफ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब एक क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर अपनी बहन को जो है वो नेक्टा में लगवा देती हैं और बाद में होश एक्शन भी हुआ ना सर, बाद में होश आता है, जब बाद में होश आता है, आता हूं आपकी तरफ, एक्शन भी हुआ, और एक्शन भी हुआ जब पता चला वजीर आज़म, सर जब पता लगा। लेकिन उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि बहुत सी जगहों पे लोगों को फेवर्स दिए जा रहे हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे जहां नाम लें, आप लेकर आए, हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे, एक्सपोज करें लोगों की एक्सपर्टीज। पाकिस्तान को बेहतर हम सबने मिलकर बनाना है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि हमारी गवर्नमेंट में कहीं नेपोटिज्म या कोई चीज चल रही है, इसको एक्सपोज करें, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। मैं आवाज उठाएंगे। आपको एक मिसाल दे देता हूं, जुल्फी बुखारी की आप बात कर रहे हैं, तो आप वो बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी था, उसने सारी जिंदगी जो भी अपने काम की चीजें की है। देखिए ड्यूअल नेशनल जो था, अगर कानून के तहत है, आप माशाल्लाह आप बैरिस्टर्स हैं, जाके जाएं कोर्ट में। अगर आप समझते हैं वो गलत है तो करें। हमें ये तो देखिए कोर्ट तो राना सनाउल्लाह को भी कोर्ट नहीं रहा है। जिस तरह फैसल वावडा साहब की बात हम कह रहे हैं तो हम तो गिरफ्तार नहीं कर रहे और पॉलिटिकल, हम तो गिरफ्तारी नहीं कर रहे होता है सर। हर चीज अदालत में चैलेंज नहीं होती, कई चीजें सियासी तौर पे भी गलत होती है। और सर मैं सिर्फ ये बताऊं कि वजीर आजम बनने से पहले कहते थे क्वेश्चन आवर होगा हर वेडनेसडे को। उसके बाद 19 ऑर्डिनेंसेस बुलडोज किए थे पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट में वजीर आजम साहब नजर नहीं आते। तो वो क्वेश्चन आप लोग ना पार्लियामेंट में आके वजीर आजम की सुनते हैं ना कुछ करते हैं, आप बोलने नहीं देते। जिन्होंने पार्लियामेंट का जो तमाम अदारों की माँ है, द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने उनका पास नहीं रखा, जिन्होंने उसका एहतराम नहीं किया, वो बाकी इदारों का ठीक है। सर खान साहब न दबाव लेते हैं न डिक्टेशन लेते हैं, क्या आज भी ऐसा ही है? देखिए सर, मैं आपको 2-3 चीजें जो वो पाइलअप हुई हैं। एक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जितना कचरा था, जिन्होंने करप्शन की, आपने उनको लिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनके दौर में करप्शन हुई। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला, सरगना जो होता है ना, हेड, वो जिम्मेदार होता है। तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो उनके सरगना थे और वो करप्शन में वो इन्वॉल्व थे। चलो भाई ने खुद ही एक जो अपनी एक मंतिक जो लॉजिक बताई है, उसके तहत तो फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को तो मेरा ख्याल है सही बात करें। फिर ये बोलते हैं इदारों के चक्कर में आके इन्होंने क्यों किया। इन्होंने सबसे पहले हमसे पहले इनको वोट की जल्दी थी, सुबह सुबह तैयार होकर ये लोग पहुंच के इन्होंने वोट दिया। रही बात इदारों की, तो कि इदारे चाहे वो कौमी असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, जहां पर भी हो, हम तो जब सीएम बोल रहा होता है तो हम उसकी सुन रहे होते हैं। खान साहब जब भी असम्बली में आए, इन्होंने बोलने नहीं दिया। इन्होंने असम्बली के तकद्दुस को, माहौल को हमेशा इसी तरह रखा। तो ये तो हाल चलता रहेगा। हम तो 20 थे मेरा ख्याल है,
उस 20 आते थे उस वक्त, थे तो टोटल मेरा ख्याल है 36 या 38 थे, अगर गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे तस्दीक कर लीजिएगा। ये तो अच्छे खासे वहां पर हैं, तो ये आए असम्बली को चलने दें और ये करने दें। और मैं आपको आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात बता दूं, चाहे माफिया कोई भी है, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, किसी भी जमात के हैं, वो नहीं बचेंगे। आप इंशाल्लाह देखें, आपने पिछले 5 साल भी देखे, उससे पिछले 5 साल भी देखे, और उनके जितने मुकदमात हैं वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे, नून लीग पीपल्स पार्टी पे बनाए थे। हमारे दौर का कोई मुकदमा आप राना सनाउल्लाह के साथ पकड़ी जाती है, अभी वो रिहा हुआ है जमानत पे, अभी वो भरी नहीं हुए, आप वेट करें। लेकिन वो बातें कहाँ, वीडियोस हैं, सब चीजें हैं। देखिए सर, जिसने उस टाइम वीडियो पेश के क्यों लिए नहीं ना मैं की कसम खाऊंगा, ना मैं बोलूंगा कि मुझे अल्लाह को जान अल्लाह को देनी है। वो जिसने कहा था वो करेंगे। सर जमानत होती ही नहीं है इस केस में, जमानत होती ही नहीं है सर। वो वीडियोस वो सब नहीं 6 महीने से पहले मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ कि 6 महीने से पहले नहीं होती, लेकिन हो जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज की सर जमानत वीडियोस तो होती है ना, वो सबूत, वो सारी जिन्होंने कहा था उनको देने चाहिए। सबूत ना राना सनाउल्लाह के केस में आए, ना पनामा के केस में आए, ना मियां नवाज शरीफ के, ना अली के। सर बड़ी मेहरबानी, बट टाइम लिमिटेड है। में तो आपको सर्टिफाइड हो गया। बेटे से तनख्वाह आखिरी कमेंट्स। सर वो राना सनाउल्लाह साहब की बेल के ऊपर बात हुई, तो मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब की बेल इस वजह से नहीं मिली क्योंकि हमारे राना सनाउल्लाह की तरफ से केस बड़ा अच्छा आर्ग्यू हुआ था। वो बेल इस वजह से मिली थी कि हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा जो भी कोर्ट ने दिया ना, मैं एक्सेप्ट करता हूं। बड़े शहजाद साहब, बड़ी मेहरबानी शहजाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी शहजाद साहब, बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिलीवर करे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन सर्वेज बताते हैं कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, दूसरी सबसे बड़ी अवाम का जो मसला है वो रोजगार है, थर्ड जो मसला है अवाम का वो करप्शन है। लेकिन हुकूमत सबसे ज्यादा तवज्जो करप्शन पे है, महंगाई पे आखिरी में देख रही है। महंगाई और रोजगार जो है ना, प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट। किसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।